हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में और इस पढ़ो घर से ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए क्लास 10th जो साइंस है उसका केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, जो उसके रसायन का जो पोर्शन है, उस सभी को लेके मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और इसी के संदर्भ में मैं आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में तहे दिल से वेलकम करता हूँ दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी उसी अच्छाई से चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर कवर कर रहे हैं, अम्ल क्षार और लवण का चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आपने पिछले लेक्चर में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझा। जैसे सबसे पहले हमने जाना कि आपके इस चैप्टर के इंडेक्स में कौन कौन से टॉपिक को कवर करनी है। ओके, जैसे हमने देखा कहाँ कहाँ बिखरे हैं अम्ल क्षार, कैसे करें अम्ल क्षार की पहचान, अम्ल व क्षार की रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं, इसमें आयनीकरण प्रोसेस कैसे होती है, क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वे अम्ल हैं, क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल व क्षार के विलयन कितने प्रबल हैं, और दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, क्या सभी के सभी लवण उदासीन होते हैं। इन सभी टॉपिक को हमें कवर करना है दोस्तों। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि अम्ल व क्षार हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे इमली हो गया, सेव हो गया, सिरका हो गया, टमाटर हो गया, चूना, खाने का सोडा, ओके, कपड़े धोने का सोडा, प्रति अम्ल, इन सभी चीज़ों में अम्ल और क्षार की भरपूर मात्रा हमने यहाँ पे देखी। एसिड एंड बेस की भरपूर मात्रा हमने यहाँ पे देखी और उसको समझा। ओके, उसके अलावा जो है हमने दूसरा टॉपिक हमारा कवर करा कि कैसे करें अम्ल की पहचान। मैंने बताया जब नीला लिटमस लाल हो जाए और लाल लिटमस नीला हो जाए तो उसे अम्ल कहेंगे। जब जब नीला लिटमस लाल हो जाए तो उसे अम्ल कहेंगे, जब लाल लिटमस नीला हो जाए तो उसे क्षार कहेंगे। उसके बाद हमने कवर करा इसके कुछ रासायनिक गुणधर्म, जिसमें आता है जब अम्ल किसी धातु से यानी एसिड जब किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनाता है यानी लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर करता है बच्चों। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका केमिकल रिएक्शन भी देखा। ठीक उसी तरीके से हमने देखा कि जब अम्ल किसी धातु से रिएक्शन करके लवण बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर करेगा, ठीक उसी प्रकार क्षार जब किसी धातु से रिएक्शन करेगी तो क्या होगी, तो भी सेम रिजल्ट होगा, लवण बनेगा यानी सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी। और इसका केमिकल रिएक्शन हमने समझा। बड़े प्यारे बच्चे हो आप सभी दोस्तों, इतने ध्यान से आपने सुना लेक्चर को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसके बाद हमने टॉपिक कवर करा कि अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ में या तो फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जब कोई रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे देखिए एक अम्ल है जो ये क्या कर रहा है, धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा। तो क्या बन रहा, एक सॉल्ट बन रहा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा और जल बन रहा दोस्तों। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। Na2CO3 आपस में HCl से रिएक्शन करता है तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनाया जो कि लवण था, सॉल्ट था। और साथ ही इसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनाया। ओके, तो आई थिंक आपको ये तो समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं अम्ल व धातु, सेम टॉपिक में था कि अम्ल व धातु जो है, अम्ल व धातु जो है, जब किसी अम्ल व धातु कार्बोनेट जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कैसे आयनिक अभिक्रिया करती है। अगर अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा, हमने देख लिया Na2CO3 के बारे में। अब जब हम इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, बड़ा ही आसान है। इसको भी हमने देखा था, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ होलेगा, एक ऑक्सीजन इसमें से निकल जाएगा, ये बन जाएगा H2O। कैसे, देखो ये H हो गया, यहाँ O बन गया, यहाँ H बन गया।
फिर क्या बन गया दोस्तों, यहाँ पे CO2 बच गया था, CO2 को हमने यहाँ बाहर निकाल दिया। फिर इधर क्या बच गया, Na बच गया और Cl बच गया। तो ये लोग आपस में रिएक्शन कर लिए। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया भी हमारी पूर्ण हुई। मतलब सभी धातु कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक था, ये सल्फाइड नहीं क्लोराइड होगा। और क्या बनेगा, जल बनेगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद देखिए, आज का हमारा टॉपिक प्रारंभ होता है इस टॉपिक के साथ में। क्या, कि अगर क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ में क्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो वो क्या परिणाम हमें निकाल करके देंगे। तो बड़ा ही आसान है बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। जब कोई क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ में क्रिया करता है, तो यहाँ पे देखिए क्षारक अधातु है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, जब ये किसी, यहाँ पे देख माफ कीजिएगा दोस्तों, क्षारक अधातु है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये ऑक्साइड के साथ में क्रिया करता है, ओके, किसके ऑक्साइड के साथ में, अधातु के ऑक्साइड में। अधातु कौन सा है यहाँ, सल्फर है सर। अधातु कौन सा है, सल्फर है यहाँ। कैसे, तो सल्फर है तो कौन कौन से अधातु, ये अधातु कैसे हुआ। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कैसे जानेंगे अधातु कौन सा है। तो पहले उसको बता देता हूं। देखिए, आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के जो तत्व देखने को मिलते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है आपके अधातु हैं दोस्तों। ओके, अब जैसे अगर आप 15वें समूह के तत्वों के बारे में बात करो, तो वहां आपको पता चलेगी कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, अर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। आपको इन सबको याद करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 16वें समूह की बात कीजिएगा, तो वहां पे है ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेरिलियम है, पोलिनियम है। तो ये सभी अधातु ही तो हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ समझ में आ चुकी होगी कि ये सभी अधातु हैं। तो इनके ऑक्साइड के साथ में अगर कोई अभिक्रिया करती है, जैसे कि सल्फर का ऑक्साइड हो गया सल्फर डाइऑक्साइड भैया। ओके, सल्फर का ऑक्साइड हो गया सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, एक अधात्विक ऑक्साइड हो गया सर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। जब ये किसी क्षार के साथ में यानी बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा सर, तो ये बनाएगा लवण यानी कि सॉल्ट बनाएगा। और क्या बाहर निकालेगा, H2O यानी वाटर बाहर निकालेगा सर। बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलती है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो क्षार होती है उसके साथ रिएक्शन करेगी, तो सोडियम सल्फेट यहाँ पे, सोडियम सल्फाइड यहाँ पे बना रही है, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन मिल रहा है, जो कि एक लवण के रूप में प्राप्त हो रहा है। और साथ ही वाटर यहाँ से रिलीज हो रही है। ओके दोस्तों, वेरी गुड। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ सर, ये भी समझा दो हमें। ओके, बड़ा ही आसान होगा, कृपा दृष्टि होगी भगवान की, जो ये रिएक्शन हमें समझ में आ जाएगा। बिल्कुल 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 प्यारे बच्चों, बिल्कुल देखते हैं कैसे हुआ रिएक्शन। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें ये पता है कि ये क्षार धातु है। ओके, ये एक हाँ क्षार, क्षार है ये हमें ये पता है। क्षार जो है जब यहाँ पे धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण बनाएगा, ये हमें पता है, और जल बाहर निकलेगा। इसी पॉइंट से आप इसको समझ सकते हो रिएक्शन को कैसे। पहले नंबर आप इसका जल ही बाहर निकाल दो, H2O। तो क्या बचा यहाँ पे, देखो यहाँ से हाइड्रोजन कितनी है, देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है। एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं ये केमिकल रिएक्शन बोर्ड पे समझाता हूँ आपको, तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर समझ में आएगा और अच्छे से समझ पाओगे। तो देखिए दोस्तों, ये है आपके स्क्रीन पे वो केमिकल रिएक्शन जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसको हमें मैनेज करना है। तो ये कैसे होगा, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि एक सॉल्ट फॉर्म होगी और उसके साथ साथ क्या फॉर्म होगी, वाटर फॉर्म होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाटर ही बना लेते हैं। देखिए ये बन गया H2O। कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, एक काम करता हूँ, ज़्यादा बेटर वो होगा। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं अपन। हाँ, ओके, यहाँ पे क्या है देखिए, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे,
ये जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रही है, ये कितनी है? तो इसके सामने में भी 2 लगा है, मतलब हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे। ओके, ऑक्सीजन के सामने में भी यहाँ पे 2 लगा है, मतलब ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है। ओके, सोडियम के सामने में 2 लगा है, मतलब सोडियम भी यहाँ पे 2 है। ओके, ओके, तो यहाँ पे अब सल्फर भी तो है, यहाँ सल्फर कितना है? ये भी 2 है यहाँ पे। और कितना है? सल्फर यहाँ पे इन दोनों के साथ में चिपका हुआ है। चलिए देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या होगा। अब हमने H2O बाहर निकाल दिया, क्योंकि जल तो बनना ही है, तो हमने यहां से जल बाहर कर दिया। जल बाहर हुआ तो हमें क्या समझ में आया? जल बाहर हो गया। अब उसके बाद यानी एक हाइड्रोजन गया, दूसरा हाइड्रोजन भी गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन गया। इतने चीजें गायब हो गई हमारी, इतने चीजें हमारी गायब हो गई। तो आई थिंक हमारे पास क्या बच गया फिर? 2 सोडियम बच गया, इसको लिख दो, Na2 हो गया। फिर S बचा, O बचा, O बचा और O बचा, 3 ऑक्सीजन बच गया। तो क्या बनेगा? SO3 बनेगा ना। तो बस ऐसे ही ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो पाया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं वापस स्लाइड में। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों कि ये आखिरकार कैसे कैसे हुआ और यहाँ पे कैसे केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिली। ओके, अब देखिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। लेकिन उससे पहले एक केमिकल रिएक्शन को समझना हमें इंपॉर्टेंट है, एक प्रयोग विधि को समझना हमें इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्रयोग विधि है? पहले लेक्चर में वो मिस हो गई थी, तो आज हम उसको कवर करेंगे। चलिए कवर करते हैं उस प्रयोग विधि को। तो ये है वो प्रयोग विधि दोस्तों, जो आपके बुक से डायरेक्टली हमने इसको सेलेक्ट करा है। तो इस प्रयोग विधि में आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ टॉपिक दिया है कि अम्ल की धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से, जो हमने यहाँ पे अभी अभी थोड़े टाइम पहले अभी जो एक रासायनिक अभिक्रिया देखी थी, जिसमें हमने जाना था धातु कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 के बारे में। ये जो केमिकल रिएक्शन हमने देखा था अम्ल के साथ में यानी HCl के साथ में, अलग अलग जो केमिकल रिएक्शन हमने यहाँ पढ़ा था, उसके बारे में ये प्रैक्टिकल है एक्चुअली। तो वहां पे हमने ये देखा था कि अम्ल जो है जब धातु कार्बोनेट से, यहाँ पे देखिए धातु कार्बोनेट से या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब अम्ल रिएक्शन करती है तो वहां पे लवण प्राप्त होती है। जैसे देखिए सोडियम कार्बोनेट है, उससे HCl रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हमें मिल जा रही है आसानी से। ओके, तो सोडियम क्लोराइड हमें यहाँ पे मिल रही है, H2O मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ये तो हमें पता चल गई। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये रिएक्शन हमें एक्चुअली प्राप्त कैसे हुई, आइए इसके बारे में ये प्रैक्टिकल देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक परख नली लीजिएगा और उस परख नली में आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट के कुछ टुकड़े डालने पड़ेंगे। ओके, सोडियम कार्बोनेट के कुछ टुकड़े डालोगे और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, धीरे धीरे ये जो थिसिल फ्लास्क है, थिसिल कीप जो है यहाँ पे, थिसिल कीप से आप क्या करोगे, यहाँ पे H2SO4 को यहाँ पे इंसर्ट कराओगे। H2SO4 को बूंद बूंद करके धीरे धीरे करके आप डालोगे इसके अंदर। अब ये सोडियम कार्बोनेट है, H2SO4 यहाँ पे जाएगा। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो यहां से एक गैस निकलेगी। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 होता है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पे मिला रहे हैं, यानी एसिड ही डाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक गैस निकलेगी, वो गैस कौन सी होगी? तो यहाँ पे ऐसे बुलबुला बुलबुला आपको नजर आएगा, तो हम यहाँ पे उसको एज्यूम कर लेंगे भाई। ओके, एक प्रकार की वहां पे गैस निकलेगी, वो गैस कौन सी होगी? बुलबुला बुलबुला नजर आएगा तो हम बोलेंगे वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि बुलबुले नजर आ रहे हैं वहां पे। फिर यही क्रियाकलाप जो है हम सोडियम कार्बोनेट के साथ में भी करेंगे। पहले तो हमने सोडियम कार्बोनेट लेकर किया, फिर उसके बाद जो सोडियम कार्बोनेट के स्थान पर हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे, तो सेम कंडीशन हमको देखने को मिलेगा। और दूसरा, स्टीम यहाँ से बाहर जाएगा और ये वाले परख नली में जाकर के जमा हो जाएगा। ओके, तो और यहाँ पे सॉलिड के रूप में क्या जम जाएगा? तो यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे क्या जमेगा, ये आपके पास जम जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इस परख नली के तली पे बैठ जाएगा। एक बार फिर से मैं ये अभिक्रिया बताऊंगा आपको, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को आप एक परख नली में डाल देते हैं। परख नली में डालने के पश्चात हम उससे थिसिल कीप के द्वारा, यहाँ पे हमने H2SO4 डाला था, अभी यहाँ पे HCl डाल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे इन दोनों में आपस में रिएक्शन होगी। आपस में रिएक्शन होने के बाद यहाँ से कुछ गैसें बाहर आएंगी
वो गैसें हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, एज्यूम नहीं, यहाँ पे देखेंगे, उसका ऑब्जर्व करेंगे कि वो गैसें कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ से स्टीम भी बाहर जाएगी और स्टीम जा करके इसमें जमा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में। दूसरी बात, यहाँ पे तली में कुछ यहाँ पे प्रेसिपिटेटेड जम जाएगा, यानी कि उसको बोला जाता है अवक्षेप। अवक्षेप यहाँ पे जम जाएगा, जो कि किसका होगा, वो होगा सोडियम क्लोराइड का। इसी प्रक्रिया को आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में करोगे, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको आप कहते हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे भी NaCl प्राप्त होगी, वहां पे भी H2O प्राप्त होगी और सेम कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से रिलीज हो जाएगी दोस्तों। तो इसी प्रक्रिया को मैं आपको समझाना चाह रहा था। ओके, अब हम वापस चलते हैं हमारे लेक्चर। तो देखिए बच्चों, यहां से हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, हम इसको कवर करते हैं कि क्या है, अम्ल व क्षार आपस में अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अम्ल व क्षार आपस में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे तो कैसे अभिक्रिया करते हैं वो। तो अम्ल व क्षार आपस में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। यानी एसिड और बेस को अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ये क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा। और क्या बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा दोस्तों, H2O बाहर निकलेगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे यहाँ पे क्या है, HCl है, NaOH है, यानी कि इसको क्या बोलते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनके नाम भी आप लिख लिया कीजिएगा। तो अब इनमें आपस में रिएक्शन होगा तो सोडियम और क्लोरीन कहीं पे दिखेंगे तो वो लोग फट से रिएक्शन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, सोडियम जो है एक धन विद्युतीय है और क्लोरीन भी एकल ऋण विद्युतीय है। ओके, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको दे देता है, तो इसी वजह से जो है ये जो है सोडियम क्लोराइड जल्दी बन जाती है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों देता है अपने इलेक्ट्रॉनों को, क्या कारण है इसके पीछे, हमने तो नहीं कहा इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इसके पीछे की कारण समझना है प्यारे बच्चों, तो हम चलते हैं वापस से व्हाइट बोर्ड में। तो यहाँ पे हम उसका कारण समझ सकते हैं प्यारे बच्चों कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वहां पे इस तरीके का रिएक्शन आपको देखने को मिले। ओके, तो देख लेते हैं, चलिए। ओके, देखिए दोस्तों, जो सोडियम होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 8 और 1 में कन्वर्ट होगा। उसी प्रकार से जब क्लोरीन होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 17। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 8 और 7 में ये ब्रेक होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई। तो हर एक तत्व जो है अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या होना चाहिए ना, उसके लास्ट ऑर्बिटल में, यानी कि लास्ट कक्षक में एक 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नील्स बोर ने यह भी बताया कि कोई भी परमाणु जो होता है वह अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है। कोई भी परमाणु जो होता है प्यारे बच्चों, वह अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता। 2 का भी कर सकता है, 1 का भी कर सकता है। तो इसने, सोडियम ने क्या करा, इसने सोचा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूं। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन देने की सोची तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 और 8। मतलब इसका भी अष्टक पूर्ण हो रहा था, इसका भी अष्टक पूर्ण हो रहा था। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान कर दे वह तो दानवीर हो गया ना, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन दाता। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला हो गया, यानी वो हो गया इलेक्ट्रॉन ग्राही। ओके, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ग्राही और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन दाता। इंग्लिश में इसको बोलोगे इलेक्ट्रॉन डोनर और इसको बोलोगे इलेक्ट्रॉन गेनर या फिर एक्सेप्टर। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी ये पूरी कहानी। तो इसीलिए सोडियम क्लोराइड में आपस में जल्दी से रिएक्शन हो जाता है दोस्तों, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर से वैसे ही हुआ, सोडियम क्लोराइड में आपस में यहाँ पे रिएक्शन हो गया, बच गया एक हाइड्रोजन इधर और यहाँ पे OH, ये दोनों मिलके बन गए H2O। ओके, तो आई थिंक आपको ये अभिक्रिया भी समझ में आ चुकी होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है। तो अम्ल में क्षार की एक बूंद भी डाल दो तो वह अम्ल के कुछ अणुओं से क्रिया कर लवण व पानी बना लेता है। यानी कि अम्ल में क्षार की एक बूंद भी डाल दो तो यह क्या बना लेता है, लवण और जल, यानी कि सॉल्ट और वाटर बना लेता है।
तो बिल्कुल इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं, यह क्रिया हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और यह अवस्था उदासीनीकरण, दैट मीन द सोडियम क्लोराइड हैज नो चार्ज, ना ये धनावेश है और ना ही ऋणावेश है, दोनों में से कोई नहीं है। क्या है? उदासीन है प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। क्या अम्ल व क्षार विद का क्या अम्ल व क्षार विद्युत का चालन करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या अम्ल व क्षार विद्युत का चालन करते हैं? बिल्कुल, देख लेते हैं। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह आयन में विभक्त हो जाते हैं। क्या लिखा है मैंने? आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है प्यारे बच्चों कि आयनिक यौगिक विभक्त होकर विद्युत का चालन कर पाते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि विद्युत का चालन का सिद्धांत क्या होता है, फिर आप जाकर के समझ पाओगे कि अम्ल व क्षार में उसका जो जलीय विलयन होता है, क्या उसमें जो है विद्युत का चालन हो पाएगा, क्या अम्ल व क्षार विद्युत का चालन कर पाते हैं। इसके लिए देखिए हमारे साथ दोस्तों, अगले एपिसोड के लिए नहीं बोलूंगा। तो चलिए इसको समझते हैं ये कैसे प्रोसेस होती है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आयन होते हैं वो कैसे विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, पहले आपको वो समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा फिजिक्स का एक बड़ा सा प्यारा कॉन्सेप्ट है, ओके, जिसको आपको समझना पड़ेगा। उसको समझ के ही आप सीख पाओगे एक्चुअली में कि ये सब कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप मेरे साथ साथ अपने कॉपी में ड्रॉ करते चलिए। यहाँ पे सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ओके दोस्तों, ओके, ये ज़्यादा सही रहेगा। हम यहाँ से एक काम करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया एक बॉक्स। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ये बॉक्स मेरे से सही से नहीं बन रहा, ये देखिए। अब यहाँ पे ये इस तरीके से बना लीजिए और यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक बैटरी जोड़ दीजिए और यहाँ पे एक स्विच लगा दीजिए, स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए। ये हमारा हो गया तैयार सर्किट। अब इस सर्किट में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। या तो फिर हम बॉक्स ले लेते हैं, काम करते हैं, अगर आपको ये डायग्राम पसंद नहीं आ रहा तो हम बॉक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, हमारे पास अभी समय है, हम यूज़ कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो बॉक्स ले लिया जाए। कौन सा बॉक्स लिया जाए? ओके, तो ये वाली बॉक्स ले लेते हैं। ओके, ओके प्यारे बच्चों, हम यहाँ से एक बॉक्स ले लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे एक सेमी बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। हो गया, वेरी गुड। अब यहाँ से हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इस तरीके से ये प्लस माइनस की बैटरी हो गई, यहाँ पे स्विच हो गया और ये इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इसको देखिए, इसको कहा जाता है एमीटर, इसको कहा जाता है बेस और इसको कहा जाता है कैपेसिटर। एमीटर, बेस और कैपेसिटर। अब जैसे ही देखिए, यहाँ पे मैं दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एक होगा होल्स, इसको कहेंगे हम होल्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में होल्स ही कहा जाता है, जो कि धनावेशित होता है, याद रखिएगा। और एक होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि ऋणावेशित होता है, ये तो आपको पता ही है, सही। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे, ये बैटरी से धनावेश निकलेंगे, ये जाएंगे कहाँ? इस एमीटर के अंदर, और पूरे के पूरे धनावेश जो है यहाँ होल्स के रूप में जमा हो जाएंगे। ये इस तरीके से होल्स के रूप में यहाँ पे धनावेश जाकर के स्टोर हो जाएगा। ओके, अब जैसे इधर से धनावेश निकल रहा है, वैसे इधर से ऋणावेश भी निकलेगा भैया, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ जमा हो जाएंगे। अब आपको एक बात तो पता ही होगी, सही, कौन सी बात पता होगी सर? कि एक धनावेश एक ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है और एक ऋणावेश दूसरे ऋणावेश को प्रतिकर्षित, यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण। तो धनावेश धनावेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा ना भाई, बिल्कुल प्रतिकर्षित करेगा सर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी आपको कि ये जो है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, सबके सब समान आवेश है, तो ये पहुंच जाएगा यहाँ। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा और ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगी यहाँ पे।
ये यहाँ पे इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये यहाँ पे होल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। जब दोनों आपस में टकराएंगे ना दोस्तों, तो यहाँ से क्या उत्पन्न होगी पता है आपको? यहाँ से उत्पन्न होगी विद्युत धारा। तो इस तरीके से आयनों के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है, इसको समझना है तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा टॉपिक ये बोलता है कि अगर किसी अम्ल व क्षार है तो क्या वहां पे आयन प्रवाहित विद्युत का चालन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देख लीजिए ये कैसे होगा। सबसे पहले आपको एक पात्र में यहाँ पे किसी अम्ल को लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे मान के चलो HCl ले लिया। अब यहाँ पे हमने दो रॉड लगा दिए इस तरीके से। ओके, दो रॉड हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एक रॉड यहाँ पे हो गया और ये दूसरा रॉड यहाँ पे हो गया। अब दोनों रॉड को हम क्या करेंगे, यहाँ से विद्युत परिपथ के थ्रू इस तरीके से जोड़ देंगे। ओके, तो ये वाला क्या हो गया, एनोड हो गया। हिंदी में भी एनोड ही बोलते हैं इसको। और ये क्या हो गया, कैथोड। हिंदी में भी इसको कैथोड ही बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए, जो एनोड होता है वो धनावेशित होता है, कैथोड ऋणावेशित होता है। HCl में जब यहाँ पे किसी माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो जो HCl है ना प्यारे बच्चों, वो ब्रेक हो जाएगा दो हिस्से में, एक H+ और एक Cl- में। तो आपको पता है कि धनावेशित ऋणावेशित की ओर जाता है और ऋणावेशित धनावेशित की ओर जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ HCl के बबल्स फॉर्म होते हुए आपको नजर आएंगे तो वो HCl के बबल्स जो हैं वो किस तरफ जाएंगे? तो जो यहाँ पे H+ और Cl- फॉर्म होगा तो Cl- जाएगा एनोड की तरफ और H+ जाएगा कैथोड की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पे ऋणावेशित यहाँ पे जमा हो जाएगा और यहाँ पे धनावेशित जमा हो जाएगा। और यहाँ से विद्युत धनावेशित और ऋणावेशित मिलकर ही तो विद्युत का चालन करते हैं, अभी अभी हमने देखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे विद्युत का चालन जो है वो होने लग जाएगी दोस्तों। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी कि कैसे यहाँ पे रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं स्लाइड। तो यहाँ देखिए, आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं आगे। आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मतलब क्या होगा कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे हमारे प्यारे आहारनियस साहब। उन्होंने 1884 में अवलोकन के अनुसार कहा कि अम्ल व क्षार के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। अम्ल व क्षार के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। उनके अनुसार अम्ल एक ऐसा अणु है जो जलीय विलयन में धनावेशित हाइड्रोजन आयन तथा ऋणावेशित आयन में वियोजित हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, अभी अभी हमने ये एग्जाम्पल देखा कि HCl को जब हमने जल के साथ वियोजित करा, मतलब कि जलीय विलयन के रूप में लिखा और धारा प्रवाहित करी, तो ये क्या हो गया, H+ और Cl- के रूप में विभाजित हो गया। बस दोस्तों, इसी बात को यहाँ कहा गया है। तो इनके अनुसार अम्ल एक ऐसा अणु है जो जलीय विलयन में धनावेशित हाइड्रोजन आयन और एक ऋणावेशित आयन में उत्पन्न होता है। ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा और एक ऋणावेशित आयन उत्पन्न करेगा। ओके, वेरी गुड। अब उसके बाद देखिए, इसी प्रकार अगर आप क्षार को लोगे तो क्या होगा, ये आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा। तो अगर क्षार ऋणावेशित क्षार को लोगे तो वह ऋणावेशित हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा और एक धनावेशित बनाएगा। बड़ा ही आसान है, आप देख लो दोनों की लैंग्वेज सेम है कि अगर आप अम्ल को लेते हो तो एक हाइड्रोजन आयन बनाएगा और एक धनावेशित बनाएगा। क्योंकि अम्ल में यहाँ पे वो H+ बना रहा है तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि दूसरा वाला एक माइनस वाला होगा। क्षार में क्या होगा, क्षार में तो क्षार का बेसिक ही होता है OH- से। तो एक हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा तो दूसरा क्या बनाएगा, एक धन आयन बनाएगा। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस तरीके से ये क्षारीय गुण होते हैं। तो आयनों के रूप में इस तरीके से विभाजीकरण जो हो रहा है तत्वों का, परमाणुओं का, वही तो कहलाती है आयनाइजेशन, आयनीकरण। यानी जब किसी अम्ल या क्षार को जलीय विलयन में डाला जाता है और वह अपने आयनों के रूप में विभक्त हो जाते हैं, तो यह प्रक्रिया ही आयनीकरण कहलाती है दोस्तों। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी। आप चाहते हो कि मैं ये डेफिनेशन लिखवा दूं, तो चलिए मैं लिखवा देता हूं। जब अम्ल व क्षार को जलीय विलयन के रूप में रखा जाता है, वह इसमें विद्युत धारा
प्रवाहित की जाती है। तो ये आयन के रूप में विभाजित होते हैं। आयन के रूप में विभाजित होते हैं। यही प्रक्रिया आयनीकरण कहलाती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा दोस्तों। सो फाइनली आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लिख लीजिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी संपन्न हो गया। तो आई थिंक आयनीकरण आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे आयनीकरण होता है। इसको हमें स्वीडन के वैज्ञानिक हार्नियस ने 1884 में दिया था दोस्तों, ओके। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो फाइनली हम इसके कई सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। ये हमारा एसिड बेस सॉल्ट का सेकंड लेक्चर था दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, और होपफुली आई थिंक आपको पूरा का पूरा यह टॉपिक जो है वो समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को समझा, जाना, और उसके बारे में हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों को देखा, ओके। और दूसरी बात, अगर आप इसको और बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आपके पास एकमात्र माध्यम है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जब आप इन टॉपिक्स का रिवीजन करोगे तभी जाकर के इन टॉपिक को आप और अच्छे से कवर कर पाओगे। बिना रिवीजन के नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए एक वीडियो लेक्चर देखिए, पहले आप इसको रैंडमली देखिए, उसके बाद आप दूसरी बार जब देखते हो तो आप इसका नोट्स बनाना स्टार्ट करो, ओके। तो नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे आपको कुछ टॉपिक ऐसे मिलेगी जो वीडियो में, जैसे मान लो वीडियो सबसे पहले देखना है आपको, बाद में फिर नोट्स बनाना है। मान लो कहीं पे कुछ एरर रहता है तो मैं वीडियो में बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे एरर है, तो आप उसको सुधार सकते हो, ओके। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, और होपफुली कि आपने इसको बिना स्किप किए देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। कोई भी डाउट होता है मुझे संपर्क कीजिए, ओके, मुझे मेल कर सकते हो आप, ओके। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।